नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। बिहार में पीएम केयर्स फंड के बारे में ट्वीट करने पर अब पटना में सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आईआरसीटीसी 1 जून से चलने वाली ट्रेनों के लिए बम्पर बुकिंग 24 घंटे में बुक हो गए हैं 13 लाख टिकट। मध्य प्रदेश में युवक के गले में 40 किलो वजनी पत्थर बांधकर घुमाया। हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा, शादी की दूसरी रोज ही ड्यूटी पर लौटी ये कोरोना योद्धा। बहराइच में अलविदा की नमाज के लिए मस्जिद में इकट्ठा हुए लोग रोकने पर किया हमला, 2 पुलिसकर्मी घायल। बस राजनीति पर जारी है घमासान, अब सचिन पायलट ने बीजेपी के खिलाफ आरोपों की बौछार जारी की है। सोनिया गांधी ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज को बताया क्रूर मजाक, कहा सारी शक्तियां पीएमओ तक सीमित। राजस्थान के भरतपुर में गायब हो गए कोरोना जांच के 12 सैंपल, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। गुजरात जिंदाबाद और हम फिर वापस आएंगे नारे लगाते हुए विदा हुए 1642 प्रवासी। नेपाल ने कहा हमारा नया नक्शा ऐतिहासिक दस्तावेजों पर आधारित। ओपन स्काई संधि से अलग हुआ अमेरिका, ट्रंप ने रूस को ठहराया जिम्मेदार। संसद भवन में एक और अधिकारी मिला कोरोना पॉजिटिव, मचा हड़कंप। कोरोना संकट ने अमेरिका को किया भारत के नज़दीक, सीमा पर मुंहतोड़ जवाब से बौखलाया चीन। कोरोना टेस्टिंग के मामले में भारत ने तोड़ा रिकॉर्ड, रोजाना हो रही है 1 लाख से ज़्यादा जांच। यूएई की राजकुमारी ने मंदिर में जाकर किया दर्शन, मुस्लिम कट्टरपंथियों ने साधा निशाना तो कासिमी ने दिया करारा जवाब। 200 बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। 200 ट्रेनों के लिए 24 घंटे में बुक हुए 13 लाख टिकट। आप भी यहाँ से कर सकते हैं बुक टिकट। 230 ट्रेनों में सभी बोगियों के लिए बुकिंग शुरू, आज से टिकट काउंटर पर भी बुकिंग की शुरुआत। इंडियन रेलवे ने 1 जून से 230 पैसेंजर ट्रेनों को चलाने की घोषणा कर चुका है और गुरुवार को इसके लिए टिकटों की बुकिंग भी शुरू हो गई है। हैरान करने वाली बात यह है कि इन 230 ट्रेनों के लिए पिछले 24 घंटों में 13 लाख से ज़्यादा टिकटों की बुकिंग हो चुकी है। रेलवे ने 21 मई यानी गुरुवार को सभी 230 पैसेंजर ट्रेनों के लिए सभी श्रेणियों में बुकिंग की विंडो को खोल दिया था। साथ ही रेलवे ने काउंटर से भी टिकट बुकिंग की सुविधा को शुरू कर दिया है। शुक्रवार को रेलवे ने कहा देश के विभिन्न स्टेशनों को जोड़ने वाली 230 पैसेंजर ट्रेनों में सभी प्रकार के श्रेणियों के लिए रेलवे टिकटों की बुकिंग को खोल दिया गया है। रिजर्वेशन टिकट, ऑनलाइन बुकिंग और रेलवे आरक्षण काउंटरों के माध्यम से बुक किए जा सकते हैं। कल से अब तक 13 लाख से अधिक यात्रियों ने टिकट बुक की है। इससे पहले गुरुवार को टिकटों की बुकिंग शुरू होते ही पहले 1 घंटे में 1.5 लाख टिकटों की बुकिंग हुई थी। वहीं शुरुआती 2.5 घंटों में 4 लाख टिकट बुक हो गए हैं। कहां से होगी बुकिंग? इन 230 ट्रेनों के लिए रेलवे ने टिकट काउंटर खोल दिए हैं। इसके अलावा यात्री आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन टिकट बुक करा सकते हैं। यही नहीं, पोस्ट ऑफिस यात्री टिकट सेवा सुविधा, यात्री टिकट सुविधा केंद्र, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम पीआरएस और कॉमन सर्विस सेंटर से भी टिकट बुक करवा सकते हैं। बता दें कि रेलवे ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए 1 जून से रोजाना 230 ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है। रेल मंत्रालय ने इस बात की घोषणा मंगलवार को की थी। इन रेलगाड़ियों में ऐसे स्लीपर और जनरल डिब्बे भी होंगे। ये ट्रेनें रोजाना चलेगी। ये ट्रेनें मौजूदा समय में प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह प्रदेश पहुंचाने के लिए चलाई जा रही है। श्रमिक स्पेशल ट्रेनें और दिल्ली से 15 शहरों के लिए चलाई जा रही ऐसी स्पेशल ट्रेनें से अलग होगी। इससे पहले रेलवे ने 30 जून तक के लिए सभी नियमित यात्री रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया था। रेलवे ने कहा है कि इन 230 रेलगाड़ियों को चलाने से उन प्रवासियों को भी मदद मिलेगी जो किसी कारण श्रमिक विशेष रेलगाड़ी की सुविधा नहीं ले पा रहे हैं। रेलवे ने कहा कि इस बात की कोशिश की जाएगी कि वे प्रवासी जहां पर हैं वहीं पर नज़दीक के रेलवे स्टेशन से रेलगाड़ी में सवार हो सके। दोस्तों, बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। पाकिस्तान में बड़ा विमान हादसा, रिहायशी इलाके में गिरा प्लेन, 98 लोग थे सवार। लाहौर से कराची जा रही पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ़्लाइट हादसे का शिकार हो गई है। लाहौर से कराची जा रही फ्लाइट हादसे का शिकार होने पर विमान गिरने से कई मकानों में आग लग गई है। पाकिस्तान में एक बड़ा विमान हादसा हो गया है। लाहौर से कराची जा रही पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट हादसे का शिकार हो गई है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक विमान कराची एयरपोर्ट के पास रिहायशी इलाकों में गिरा है। विमान गिरने से कई मकानों में आग लग गई है। ये विमान हादसा कराची में लैंडिंग से ठीक पहले हुआ है। विमान में 98 लोग सवार थे, इसमें 90 यात्रियों 8 क्रू मेंबर थे। पीएम ने चक्रवाती तूफान अम्फान से प्रभावित ओडिशा के लिए 500 करोड़ रुपए का किया ऐलान। गुरुग्राम में आज 10 कोरोना संक्रमित केस आए सामने, मरीजों की संख्या हुई 249।
केरल में एक दिन में 42 कोरोना केस आए सामने। राज्य में संक्रमितों की संख्या हुई 732। यूपी में उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में आज 5 कोरोना पॉजिटिव मिले। नोएडा संक्रमितों की संख्या हुई 302। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, बंगाल और दिल्ली में हुई कोरोना से 80% मौतें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह बयान दिया है। आज चौथा दिन है जब एक दिन में 1 लाख से अधिक कोरोना टेस्ट किए गए। आईसीएमआर ने यह रिपोर्ट पेश की है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का विमान कराची एयरपोर्ट के पास क्रैश, लाहौर से भरी थी उड़ान। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने पश्चिमी बंगाल के सीएम ममता बनर्जी से की बात, तूफान पर करी चर्चा। उत्तराखंड में कोरोना के 5 नए मरीज मिले। राज्य में संक्रमितों की संख्या हुई 151। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1,18,447 हो चुकी है। अब तक 3583 संक्रमितों की मृत्यु हो चुकी है। ओडिशा पहुंचे पीएम मोदी, अम्फान तूफान से हुए नुकसान का लेंगे जायजा। कांग्रेस प्रवक्ता संजय झा हुए कोरोना पॉजिटिव, अगले 12 दिन रहेंगे होम क्वारंटीन। भारतीय रेलवे ने 21 मई तक कुल 2317 ट्रेन चलाई। 31 लाख यात्रियों ने की यात्रा। सीबीडीटी ने 1 अप्रैल से 21 मई के बीच 26,242 करोड़ रुपए के टैक्स रिफंड जारी किए हैं। अम्फान को लेकर पीएम मोदी ने पश्चिमी बंगाल के लिए 1000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है। कर्नाटक में 105 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 660 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। अब तक 12,319 लोग संक्रमित हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा की पुलिस ने आतंकियों के 2 सहयोगियों को किया गिरफ्तार। कोरोना केस को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय शाम 4 बजे करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें बताया गया कि देश में कितने मरीज हो चुके हैं और क्या क्या रखे सावधानियां। आंध्र प्रदेश में 62 नए कोरोना के केस मिले। दोस्तों, बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। खाना बांटते बांटते भीख मांगने वाली लड़की से हुआ प्यार, युवक ने की शादी। लॉकडाउन के दौरान कई ऐसी कहानियां सामने आई है जिसे सुनकर और देखकर आप हैरान रह जाएंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक अनोखी शादी देखने को मिली है, जहां पर फुटपाथ पर खाना बांटने के दौरान एक युवक को भीख मांगकर खाने वाली लड़की से प्यार हो गया है। दोनों ने शादी कर ली। इस शादी में कई लोग मौजूद थे और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। समय कब किसका कहां कैसे बदल जाए किसी को नहीं पता होता। गरीबी की वजह से फुटपाथ पर भिखारियों के साथ बैठने वाली नीलम को जो युवक रोज खाना बांटता था, उसी युवक ने नीलम के साथ 7 फेरे लेकर उसकी मांग भरी और 7 जन्मों के लिए उसे अपनी दुल्हन बना लिया। सामाजिक सोच बदलने वाली इस शादी के बारे में जिसने भी सुना वो हैरान रह गया। नीलम के पिता नहीं है, मां पैरालिसिस से पीड़ित है। भाई और भाभी ने मारपीट कर घर से भगा दिया था। नीलम के पास गुजारा करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो लॉकडाउन में खाने लेने के लिए फुटपाथ पर भिखारियों के साथ लाइन में बैठती थी। अनिल अपने मालिक के साथ रोज सबको खाना देने आता था। इसी दौरान अनिल को जब नीलम की मजबूरियों का पता चला तो उसे उससे प्यार हो गया। फिर क्या था, भिखारी की लाइन में से निकलकर नीलम 7 जन्मों के लिए उसकी हमसफर बन गई। अनिल एक प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ ड्राइवर है। उसका अपना घर है, माता पिता भाई सब हैं, जबकि नीलम की जिंदगी फुटपाथ पर भीख मांगकर चलती थी। उसे तो ये भी उम्मीद नहीं थी कि कोई उससे शादी भी कर सकता है। इस शादी को कराने में अनिल के मालिक लालता प्रसाद का सबसे बड़ा योगदान रहा है। अनिल जब दिन में खाना बांटकर आता तो उनसे नीलम के बारे में बातें करता। लालता भी उसकी भावना समझ गए। इसके बाद लालता प्रसाद ने अनिल के पिता को शादी के लिए राजी किया और दोनों की शादी करा दी। लालता प्रसाद का कहना है कि अनिल खाना बांटने हमारे साथ जाता था, फिर उसे उस लड़की से लगाव हो गया। मुझसे इस बारे में अनिल ने चर्चा की तो मैंने इसे रात में भी खाना देने को कहा। फिर अनिल खुद खाना बनाकर देने जाने लगा। इसके बाद मैंने अनिल के पिता को राजी किया और फिर दोनों की शादी करवा दी। भगवान की कृपा से दोनों बेटा बेटी खुश हैं। दोस्तों, बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। मोदी सरकार ने चीन पर बदली अहम रणनीति, बड़ी टकराव की आशंका। ताइवान में साई इंग वेन ने बुधवार को जब दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली तो समारोह में बीजेपी के 2 सांसदों का भी बधाई संदेश दिखाया गया। बीजेपी के दोनों सांसद 41 देशों के प्रतिनिधियों में शामिल है, जिन्होंने ताइवान की राष्ट्रपति को बधाई संदेश दिया। भारत हमेशा से ताइवान को लेकर बीजिंग की वन चाइना पॉलिसी को मानता रहा है और उसके साथ किसी भी तरह के कूटनीतिक संबंध स्थापित नहीं किए हैं, लेकिन अब इस नीति में बदलाव के संकेत मिलते दिख रहे हैं। ताइवान को चीन एक देश 2 सिस्टम का हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को स्वतंत्र मानता है। हांगकांग भी इसी सिस्टम के तहत चीन का हिस्सा है। बीजेपी की सांसद
मीनाक्षी लेखी और राहुल कासवान ने ताइवान की लोकतांत्रिक स्वरूप की तारीफ की। अपने साझा संदेश में बीजेपी सांसदों ने कहा, भारत और ताइवान दो लोकतांत्रिक देश है और स्वतंत्र लोकतंत्र और मानवाधिकार जैसे समान मूल्यों से जुड़े हुए हैं। पिछले कुछ सालों में भारत और ताइवान ने व्यापार, निवेश और लोगों के बीच मेलजोल के जरिए द्विपक्षीय संबंध मजबूत किए हैं। उसी दिन मीनाक्षी लेखी ने एक ट्वीट में चीन पर जमकर निशाना साधा। चीन की सरकार के मुखपत्र कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने एक लेख में कहा था कि भारत चीन की जगह लेने का सपना देख रहा है। इस आर्टिकल को ट्वीट करते हुए बीजेपी सांसद ने जवाब दिया, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रोपेगेंडा मशीनरी की परेशानी समझी जा सकती है। जहां तक चीन की जगह लेने की बात है, हमें ऐसा करने की ना तो ज़रूरत है और ना ही ऐसी कोई इच्छा है। भारत का वैश्विक इतिहास में अपना स्थान रहा है और वह उस पर ही फिर से दावा कर रहा है। भारत को हमेशा से ये चिंता रही है कि ताइवान से करीबी चीन के साथ संबंधों को बिगाड़ सकती है। 2016 में शाही के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भारत ने एन वक्त पर 2 सांसदों को भेजने का फैसला किया था। 1949 में चीनी गृह युद्ध की समाप्ति के बाद से ही ताइवान पूरी तरह से स्वशासित रहा है। जहां ताइवान खुद को चीन से स्वतंत्र मानता है, वहीं चीन उसे एक प्रांत मानते हुए एक देश दो व्यवस्था के तहत अपने में मिलाने के लिए कोशिश करता रहता है। चीन का मानना है कि जरूरत पड़ने पर ताइवान का विलय बलपूर्वक भी किया जा सकता है। यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में ताइवान की भागीदारी के रास्ते में भी चीन बाधाएं खड़ी करता रहता है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन में जब ताइवान को पर्यवेक्षक का दर्जा देने की मांग उठी तो चीन ने इसका विरोध किया। चीन कहता है कि ताइवान के साथ एक देश की तरह व्यवहार नहीं किया जा सकता। ताइवान की सेंट्रल न्यूज एजेंसी CNA के मुताबिक इस साल कोरोना वायरस की महामारी की वजह से विदेशी मेहमानों को इवेंट के लिए नहीं बुलाया गया था, इसलिए देशों की तरफ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रिकॉर्ड की गई। शाही के समारोह में 41 देशों के 92 विदेशी प्रतिनिधि वर्चुअल तौर पर शामिल हुए, जिनमें भारत की तरफ से 2 सांसदों ने हिस्सा लिया था। समारोह में भारत ताइपेई एसोसिएशन के कार्यवाहक डायरेक्टर सोआंग सेन ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। भारत का ताइवान में कोई दूतावास नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के 194 सदस्य देशों में से 179 देशों के ताइवान के साथ राजनयिक संबंध नहीं है। भारत भी इनमें से एक है। CNA की रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान के साथ संबंध रखने वाले 15 देशों में वेटिकन सिटी को छोड़कर सभी ने ताइवान की राष्ट्रपति को वीडियो संदेश भेजे हैं। साई इंग वेन दोहराती रही है कि ताइवान वन चाइना पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा, हम एक देश दो व्यवस्था वाली दलील के नाम पर चीन का आधिपत्य नहीं स्वीकार करते, जिसमें ताइवान का स्टेटस कम कर दिया जाएगा। साई ने अपने शपथ पद लेने के बाद दिए गए भाषण में कहा, हमने कब्जे और आक्रामकता के दबाव का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया है।